नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने जॉर्जिया मेलोनी का नाम जरूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनको सिर्फ इतना कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी के साथ वो ब्लू सूट वाली महिला जो सुंदर थी, बोलेंगे हाँ 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 इटली वाली। इतना तो लोग जानते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग जेवियर मिली का नाम जानते हैं? आप में से किसी ने क्रिस्टोफर लक्सन का नाम सुना है या फिर ग्रीट वाल्टर्स का? नहीं सुना होगा। पिछले एक हफ्ते या एक महीने के अंदर पूरी दुनिया में 4-5 सरकारें बनी और उन सरकारों के ये प्रमुख हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिली और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं ग्रीट वाल्टर्स। तो जॉर्जिया मेलोनी और इन तीनों में समानता क्या है? समानता बस एक है और वो ये कि सारे के सारे राइट विंगर्स हैं, यानी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले। दक्षिणपंथी विचारधारा मतलब इस्लाम के खिलाफ तो नहीं कह सकते, इस्लामी जो माइग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठी हैं, जो यूरोप में घुस रहे हैं, उनके खिलाफ। ये सारे के सारे कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं। और पिछले 10 सालों का आप ग्राफ देखिए, पूरी दुनिया में लेफ्ट सिकुड़ता चला जा रहा है। ब्राजील के बेलोसेरो से जो शुरू हुआ वो 2023 तक लेफ्ट के गिने चुने देश रह गए हैं। मजाक मजाक में कोई कहता है कि लेफ्ट सिर्फ 2 जगह है, क्यूबा और केरला। जब पूछेगा कि रशिया और चाइना में भी तो है, वो कहेंगे रशिया चाइना लेफ्ट थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ नाम का लेफ्ट है। उसने अपनाया तो कैपिटलिस्ट नीति ही है। खैर, तो आज कहानी लेफ्ट के सिकुड़ने की और राइट विंगर्स के बढ़ने की। ये क्यों हो रहा है पूरी दुनिया में, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे इसका असर क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कम्युनिस्ट और इस्लामिक कट्टरपंथियों से दुनिया के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो जानबूझकर एक्सट्रीम राइट विंगर्स को चुन रहे हैं? सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं इटली से। जॉर्जिया मेलोनी आप में से कई की फेवरेट है, अलग अलग वजहों से, लेकिन इटली की फेवरेट वो सिर्फ एक वजह से है। उसने जो एबॉर्शन ला था उसकी खिलाफत की, कहा कि एबॉर्शन का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। उसने ये भी कहा कि इटली कोई धर्मशाला नहीं है कि अरब में जहां कहीं भी युद्ध हो सारे मुसलमान भाग के इटली में घुस जाए समंदर के रास्ते। सिर्फ इन दोनों बात पे जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बन गई। इटली हो गया। अब आते हैं हम लक्सन के ऊपर। क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड शांत देश है, वहां इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वहां इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वो पहुंचते भी नहीं। लेकिन क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ एक वजह से। उन्होंने भी जो एंटी एबॉर्शन लॉ का जो विरोध किया और कहा कि एबॉर्शन मनमर्जी नहीं हो सकती किसी का। अगर आपने कोख में बच्चा लाया है तो आपको जन्म देना पड़ेगा, ये अय्याशी के लिए नहीं हो सकता। और सिर्फ इस मुद्दे पर वो जीत गए। क्रिस्टोफर लक्सन इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने इकोनॉमी पर कई किताबें लिखी है, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लिया है और हर जगह उन्होंने यही कहा कि न्यूजीलैंड में अय्याशी नहीं, डिसिप्लिन चलेगा। और इस पर वो प्रधानमंत्री बन गए न्यूजीलैंड के। अब तीसरे कैरेक्टर हैं भाई साहब, अर्जेंटीना के जो नए नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने हैं, जेवियर मिली। इनकी कहानी और दिलचस्प है। जेवियर मिली के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति, उनसे काफी इंस्पायर्ड थे। इन्होंने खुद को मैडमैन इकोनॉमिस्ट कहा है, पागल। जो इनके विरोधी हैं इनको कहते हैं कि ये लिबरलाइजेशन के इतने पक्षधर हैं कि ये पागल आदमी हैं इकोनॉमी खोलने के मामले में। उन्होंने एक टर्म दिया है, डॉलराइजेशन ऑफ अर्जेंटीना इकोनॉमी। मैं डॉलराइजेशन करूंगा। इसका मतलब ये है कि अपने बाजार को खोलूंगा, डॉलर में व्यापार करूंगा और मैं अमेरिका का बहुत ही क्लोज एलाई रहूंगा। उनकी नीतियां बिल्कुल वही राइट विंगर्स, कैपिटलिस्ट, कंजर्वेटिव है। और ये डोनाल्ड ट्रंप से इतने प्रभावित हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट कर इन्हें बधाई दी है।
लेकिन इन सब के अलावा एक कैरेक्टर जो नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर नया नया बना है, ग्रीट वाइल्डर्स, भारत के साथ उसके बड़े अजीब रिश्ते हैं। जब नुपुर शर्मा का प्रकरण हुआ भारत में, तो भारत के किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के किसी नेता में यह हिम्मत नहीं थी कि नुपुर शर्मा का खुलकर साथ दे। उस वक्त एक नीदरलैंड का नेता खड़ा होता है, पॉलिटिशियन, और वो कहता है कि नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है, उसने वही कहा है जो लिखा हुआ था। उनका यह बयान वायरल हुआ। दूसरा उनका बयान था मुस्लिम कट्टरपंथियों के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर मैं नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनता हूं तो सबसे पहले तो कुरान पर रोक लगाऊंगा। उन्होंने कहा कोई किताब आसमान उस्मान से नहीं आता, कोई ना कोई उसको लिखता है। ये उनके बाकायदा बयान है। बोला कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये कहा कि जिनको न्यूजीलैंड के कानून से ज्यादा कुरान से प्यार है वो चले जाएं उस देश में जहां कुरान की पूछ है, क्योंकि नीदरलैंड में अगर रहना है तो यहाँ के कानूनों को मानना पड़ेगा, यहाँ के कायदा के अनुसार रहना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अगर आपको शरीयत से प्यार है तो शरीयत वाले देश में चले जाइए, है ना अफगानिस्तान, रहेंगे नीदरलैंड में, मांगेंगे शरीयत, अब पढ़ेंगे कुरान, ये नहीं होने दूंगा मैं। ये उनका बयान था। और इस तरह के लोग अब यूरोप के अलग अलग देशों में सत्ता संभाल रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये बस शुरुआत है। जर्मनी में भी जो वहां की राष्ट्रपति हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, वो हारेंगी और वहां भी एक राइट विंगर्स का उदय हो रहा है। कनाडा में ट्रंप की हालत खराब है, वो भी अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं। कहा यह जा रहा है कि कनाडा में ट्रंप उखड़ेंगे, नया वहां का राष्ट्रपति बनेगा और भारत के साथ उसके रिश्ते बढ़िया होंगे। लेकिन मैं पूरी दुनिया की कहानी क्यों बता रहा हूं? यूरोप में तो समझ में आता है कि वहां इतने ज्यादा मुसलमान अरब देशों से, जो सीरिया से, यमन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भारत से इतने घुस गए हैं वहां पे कि उन्होंने वहां के कल्चर, वहां के रहने की लाइफस्टाइल सबको बदलना शुरू कर दिया है और जगह जगह झड़पें हो रही है। इससे वहां के जो यूरोप के स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। दूसरी वजह है राइट विंगर्स के आने की यूरोप में कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लेफ्ट मतलब खुला खेल फरुखाबादी, खैरात बांटना, फ्रीबीज। राइट विंगर्स मतलब कि जितना कमाओ उसमें से थोड़ा बचाओ और तब बाकी खर्च करो। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है इस वजह से भी उन्हें पसंद किया जा रहा है। लेकिन भारत में जो क्या पूरी दुनिया का असर भारत पे पड़ रहा है। किसी जमाने में भारत में लेफ्ट के यानी कम्युनिस्टों के 50-60 सांसद हुए थे। आज त्रिपुरा से गए, बंगाल से गए, बच गए केरल। केरल में भी पिछली बार तो नहीं जीत सके थे, लेकिन चूंकि वहां सत्ता बदलते रहती है तो इसे उम्मीद है कि थोड़ा इस बार जीत सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकली जो समाज पे उनका असर था या जो सांसदों की संख्या थी वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। और भारत के लोग अब कहते हैं कि लेफ्ट अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वो गुजरे जमाने की बात होगी। यहीं से सवाल उठता है कि राहुल गांधी कहां खड़े हैं? उनके तो एडवाइजर सीताराम येचुरी हैं, तो क्या राहुल गांधी दुनिया से उल्टी हवा बहा रहे हैं? राहुल गांधी अडानी अंबानी को गाली देकर क्या सफल हो सकते हैं? क्या वो मोदी के इकोनॉमिक नीतियों या जो ग्रोथ है भारत का 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, क्या उसकी राह में रोड़े बन सकते हैं? इस तरह के कई सवाल हैं जो कि यहाँ के जनता को जवाब देने हैं कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। उन्हें जॉर्जिया मेलोनी की तरह चाहिए, ग्रीट वाइल्डर्स की तरह चाहिए, या क्यूबा की तरह चाहिए जहाँ लेफ्ट का शासन है। फैसला जनता को करना है। 2024 में फैसला होगा। 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2024 में क्या होगा इसका अंदाजा बस आप लगा सकते हैं दुनिया में बदलती हवा का रुख देखकर। नमस्कार।